साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर यह जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी और पेंशन में क्या बढ़ोतरी होने वाली है। मैं भी बहुत घने दिन के बाद में लाइव आया हूं, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी खबर आ नहीं रही थी, पर अब 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही। साथियों, 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों में 70 लाख से ज्यादा पेंशनर हैं। अब पेंशनर भी हर बार की खबर पर नजर बनाए हुए कि उनकी पेंशन में क्या बढ़ोतरी होने वाली है। खासकर जो पेंशनर हैं और फैमिली पेंशनर हैं, पारिवारिक पेंशन और पेंशन भोगी। साथियों, इससे कर्मचारी और पेंशनरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में चल क्या रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, चुनाव में कौन जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जंगल, जमीन, जल सब कुछ कौड़ियों के भाव दिया जा रहा है। क्योंकि साथियों, एक तरह से जो देश में चल रहा है, हर एक वर्ग को एक सोच पे सीमित कर दिया है। जैसे कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, देश में कुछ चल रहा हो, कहीं आग लग रही हो, कहीं पानी गिर रहा हो, कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है कि इनका वेतन और पेंशन कितना बढ़ रहा है। चाहे अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, चाहे पाताल में जा रही हो, भाषण पे भाषण चल रहे हैं, पर उनको अपने सैलरी और पेंशन से मतलब है। किसानों को अपने एमएसपी से मतलब है, बेरोजगारों को रोजगार से मतलब है, मतलब बट से गए। अब मेरे पास में बहुत सारे फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि कपिल भाई बताओ 8वें वेतन आयोग में क्या फायदा होगा। साथियों, अगर आप सुनना चाहते तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे जैसे 8वां वेतन आयोग आगे बढ़ रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके वो पेंशनरों से, कर्मचारियों से, श्रमिक संघों से, संगठनों से और विभागीय प्रतिनिधियों और राज्य सरकार से विचार विमर्श कर रहा है, वैसे वैसे उम्मीदें बढ़ती हुई जा रही। जो खबर आ रही है वो मीटिंगों से ही आ रही है। अभी 21-22 को लखनऊ में 8वें वेतन आयोग ने अपना दौरा किया है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले संगठन, कर्मचारी, पेंशनर, अन्य हितधारकों ने उनसे मुलाकात करी। अभी इन मीटिंगों में आप देखोगे, या बहुत सारे आप अखबार पढ़ रहे होगे, बहुत सारे आप गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनल देख रहे होगे, कोट टाई वाले यूट्यूबरों का वीडियो देख रहे होगे, तो आप एक कॉमन बात आप लोगों ने पकड़ी हो तो बताना कमेंट करके कि जितनी भी खबरें आ रही हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की बात हो रही है, वेतन की बात हो रही, पेंशन की इतनी बात नहीं हो रही। पेंशन का अगर कोई पूरी खबर में सिर्फ एक बार जिक्र आ पाएगा, पर वेतन भत्तों का जिक्र बार बार किया जा रहा है। आप सोच सकते हो कि क्या है, जबकि 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की तादाद में तो 70 लाख के करीब तो पेंशनर हैं, पर उनकी बात बड़े लेवल पे नहीं दिखाई दे रही।
कि पेंशनरों की बात बड़े लेवल पे की जा रही हो। अब इसमें भी एक चीज देखोगे कि जो ऑफिसर लॉबी है उसको तो पूरे बेनिफिट मिल जाएंगे, चाहे वो सिविल है, चाहे वो डिफेंस से ताल्लुक रखती है, चाहे वो गृह मंत्रालय से ताल्लुक रखती है, उनका बेनिफिट फुल है क्योंकि उनको एनएफयू मिला हुआ है। और डिफेंस वालों को तो ओआरओपी मिली हुई है। अब ओआरओपी का मजा कैसे लेंगे ये? अगर 8वां वेतन आयोग में ज्यादा फायदा कर्मचारियों का दिया, वेतनभोगियों को दिया, तो वही वेतन जुलाई 2029 में पेंशनरों को मिल जाएगा, उनको पास हो जाएगा ओआरओपी में। तो ऑफिसर लॉबी के तो हाथ में लड्डू है, और एक में नहीं, दोनों में ही है। अब बचे वो कर्मचारी जो डी ग्रुप के हैं, सी ग्रुप के हैं, उनके आवाज क्यों नहीं उठ पा रही है? क्या उनको कोई फायदा होगा या नहीं होगा? और जिस तरह की मांगे आ रही हैं संगठनों के द्वारा फिटमेन फैक्टर 3.83 की, क्या यह गुमराह नहीं किया जा रहा करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को कि देखो हमने इतनी बड़ी मांग रख दी, इतनी बड़ी मांग रख दी। मांग रखने के बाद में, उसके बाद में आयोग ने क्या कहा? ठीक है, मांग दे दो, हम विचार करेंगे, हम देखेंगे कि कितना फिटमेन फैक्टर देना चाहिए। वो तो ना और हां बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट बना रहा है। तो वो जो भी कह रहे हैं कि ये फिटमेन फैक्टर मिल जाएगा, इससे अगर किसी की न्यूनतम पेंशन 20,000 रुपये है तो तकरीबन वो 86,000 के करीब हो जाएगी। तो ये आंकड़ा कहां से निकल के आ रहा है? जबकि आयोग ने तो सिर्फ सुझाव मांगे हैं, आपसे बातचीत करी है, और वो सुझाव भी 15 जून को बंद हो गई। अब उन्होंने साइट भी बंद कर दी। लाखों की तादाद में वो सुझाव पूछ भी गए होंगे। क्या आयोग, पहले मैं यहां रुककर मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इसका सच्चे सच्चे जवाब देना। आयोग के पास में लाखों सुझाव पूछ गए, क्या आयोग के पास में उन पूरे सुझाव को, उन पत्रों को, उन चिट्ठियों को पढ़ने का समय है? अगर वो पढ़ने लग जाएंगे उन चिट्ठियों को तो कई साल लग जाएंगे। अगर हम कंप्यूटर का, एआई का भी प्रयोग करके उन सभी सुझाव को पढ़ें तो भी कई दिन लग जाएंगे। साथियों, सब कुछ आप लोगों के सामने आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को यह जानना चाहिए कि जेब में कितना पैसा है, तिजोरी में कितना पैसा है, देश की अर्थव्यवस्था कहां पर है, और आने वाले समय पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं कि अब की बार मानसून कम हुआ, बारिश कम हुई, तो पता है उससे क्या फर्क पड़ेगा पूरे देश की जीडीपी पे? हम जीडीपी की बात छोड़ो, आम आदमी पे क्या फर्क पड़ेगा उसकी कल्पना कर सकते हो? कल्पना करनी है तो आज इस समय करके देखो आप कि बारिश नहीं हुई तो आज के दिन टमाटर का जो रेट है वो 80 से लेके 120 रुपये तक चढ़ गया। हर चीज में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके लिए हमने दोगुना पैसा देना पड़ेगा, तो बचत तो हो ही नहीं। महंगाई जितनी बढ़ेगी जीडीपी उतनी नीचे जाएगी। साथियों, मेरे को दो चिंता है। एक तो जो बुजुर्ग पेंशनर है जिनका जीवन यापन पेंशन से
चल रहा है, एक वो, दूसरा फैमिली पेंशन। आप समझ सकते हो, जिस घर से कोई मर्द चला जाता है, क्योंकि वो जिम्मेवारियों को बांट रहा था, अब वो तो चला गया और उसकी सारी जिम्मेवारी एक महिला पे आके पड़ जाती है, तो आप कल्पना करके देखो महिला किस तरह से गुजारा कर रही होगी, किस तरह से वो गांव से निकलकर शहर में जाती होगी, शहर से वो सामान लेके आती होगी, बच्चों की फीस भरती होगी, खाने का राशन लेके आती होगी, अपने सास ससुर की भी सेवा करती होगी, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज के लिए उसको कठोर परिश्रम करना पड़ता होगा। कठोर परिश्रम का मतलब जो उसके हाथ में कि जो फैमिली पेंशन है, वो आप सबको मालूम है कि आधी हो जाती है आदमी के बाद में, अब उससे पूरा गुजारा कर रही है। जहां पर उसको अगर 2 रोटियों की भूख लगी है तो वो 1 रोटी खा के गुजारा कर रही होगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि जब तक आदमी जिए, जो वो 100 साल तक जिए, तो वो फुल पेंशन लेता है, और जैसे वो गुजर जाता है उसकी विधवा को आधी पेंशन मिलता है। तो ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। अगर ऐसा कानून है तो मैं ये कहूंगा नहीं, ये बिल्कुल अंधा कानून, जबकि उसकी जिम्मेवारियां डबल होगी, उसकी पेंशन तो थोड़ी बहुत और बढ़ानी चाहिए, पर नहीं, सिस्टम ही ऐसा है। आठवां वेतन आयोग कर्मचारी संघों और हितधारकों समूह के साथ परामर्श जारी रखता है। लाखों पेंशन भोगी घटनाक्रमों को एक कारण से बारीकी से देख रहे हैं। एक नया वेतन आयोग ने केवल वेतन को प्रभावित करता है, बल्कि इससे उच्च पेंशन और पारिवारिक पेंशन भी मिल सकती है। 55 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों के प्रभावित होने की उम्मीद है। निश्चित आय पर जीवन यापन करने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन में किसी भी संशोधन से बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत से राहत मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग ने 22 जून को लखनऊ में 2 दिवसीय परामर्श सत्र शुरू किया, जिसमें रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और संचार सहित विभिन्न विभागों के संघों, संगठनों और व्यक्तियों के साथ 54 बैठकें आयोजित की गई। हालांकि वेतन संबंधी मांगों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, पेंशन संबंधी मुद्दे भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए। आपको समझ में आई कि वेतन पे ज्यादा चर्चा है और वो मुख्य बिंदु पे है, पर पेंशन पर भी चर्चा हुई तो छोटा हो गया ना शब्द। अब ये मैं थोड़ी बता रहा हूं, ये नेशनल मीडिया में आई हुई कि वेतन के ऊपर जोर लगा हुआ है, पेंशन की बात ही हो रही है। आप समझ सकते हो कि वजन किस में ज्यादा है, मतलब वेतन में, पेंशन में वजन नहीं। सेंसेक्स में कहे तो ऐसा हो सकता है, हालांकि अंतिम निर्णय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। बैंक बाजार के सीईओ का कहना है कि पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में सबसे बड़े हितधारकों में से हैं। 8वें वेतन आयोग से लगभग 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के प्रभावित होने की उम्मीद है। यदि आयोग उच्चतर फिटमैन फैक्टर की सिफारिश करता है और सरकार इसे स्वीकार करती है तो मूल पेंशन में वृद्धि हो सकती है, जिससे मासिक पेंशन भुगतान में बढ़ोतरी होगी। शेट्टी ने इंडिया टुडे .in को बताया। उन्होंने कहा कि अधिक पेंशन से सेवानिवृत्त लोगों को मुद्रास्फीति और बढ़ते खर्चों से निपटने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा स्थिर आय पर निर्भर रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए उच्च पेंशन मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही मौजूदा चर्चा का अधिकांश हिस्सा फिटमैन फैक्टर के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि एक नए वेतन आयोग के लागू होने पर वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुणक है। कर्मचारी संघों ने उच्चतर उपयुक्तता कारक की मांग की है। कुछ संगठनों ने 3.83 के कारक की मांग की। अब कुछ संगठनों ने, इसका मतलब देश भर में बहुत सारे संगठन, हजारों संगठन अपनी अपनी मांगे लेके, अपनी अपनी डपली लेके आयोग से मिल रहे हैं, और इससे आप लोगों को पता ही होगा कि फायदा किसको मिलेगा, सरकार को फायदा मिलेगा। जब तक एक राय ना हो,
अब आप समझ सकते हो, कपिल कह रहा है कि मेरे को 4.0 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। सतपाल कह रहा है नहीं, मेरे को 2.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। सुखविंदर जी कह रहे हैं नहीं, 3.28 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए। अब अलग अलग डपली, अलग अलग राग, फायदा सरकार का, आयोग का। यही एक कारण है कि पेंशनभोगी कर्मचारी भी उपयुक्तता कारक पर हो रही बहस पर उतना ही बारीकी से नजर रखे हैं जितनी कि सेवारत कर्मचारी। जी हां, यदि आयोग पेंशन संरचनाओं में संशोधन की सिफारिश करता है तो पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को भी लाभ मिल सकता है। सरकारी पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पात्र आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाता है और यह कई परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पेंशन में किसी भी संशोधन का असर पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को भी पड़ने की संभावना है। उन्होंने 8वें वेतन आयोग से पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू पेंशन ढांचे से जुड़ी हुई है। यदि नए वेतन आयोग के तहत पेंशन सत्रों पर संशोधन किया जाता तो अंतिम सिफारिशों और सरकारी मंजूरी के अधीन फैमिली पेंशन भी संशोधन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की वृद्धि से बढ़ते हुए घरेलू खर्चों से जूझ रहे लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। 8वें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदनों में पेंशन संबंधी मुद्दे एक प्रमुख विषय के ऊपर रूप में उभरे हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार दबाव बनाया है और तर्क दिया है कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद आया एक निश्चित स्रोत प्रदान करना चाहिए। संघ ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए अपना समर्थन बरकरार रखा है, यह तर्क देते हुए कि सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद की आय में अधिक निश्चितता की आवश्यकता है। इस व्यापक बहस में अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी कूद पड़ी है। 15 जून के बाद बंद कर दी गई है जो सुझाव ले रहे थे। अब सारा ध्यान बैठकों और रिपोर्ट तैयार करने पर केंद्रित है। अपने सहयोगी संगठनों के साथ आयोग के साथ लगातार संपर्क में हमें विश्वास कि आयोग 2027 के बजट से पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। मतलब इसका मतलब 2027 का बजट आएगा फरवरी में, तो रिपोर्ट अगर ये कह रहे हैं कि सौंप देनी चाहिए तो दिसंबर 2026 में। अब जून आ गई तो 5 महीने के बाद, पर 5 महीने मेरे को लगता नहीं कि 5 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। आयोग देगा 2027 में, 2028 में इसके ऊपर विचार करेगी भारत सरकार, जब तक 2029 का लोकसभा का चुनाव आ जाए। क्योंकि समय पे खिलाया हुआ समय पे याद रखा जाए, यही राजनीति है। राजनीति कभी भी 1-2 साल पहले नहीं खिलाएगी, क्योंकि उससे उसको फायदा नहीं मिलेगा। वो तुरंत प्रभाव से खिलाएगी और वोट लेगी। आप देख लो, आप 8वें वेतन आयोग को जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था उससे सिर्फ 15 दिन पहले इसकी घोषणा की गई। जब बंगाल में वोट पड़नी थी, चुनाव था, उससे पहले आयोग का गठन किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब फरवरी 2027 में पंजाब और 5 स्टेट में चुनाव हैं, उससे पहले कुछ और कर देंगे कि आयोग इतने 4.0 का फिटमेंट फैक्टर देगा, ये देगा, वो देगा, हेलीकॉप्टर में घूमने लग जाओगे, कर्मचारी के वारे नारे हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने लग जाएंगे, बच्चे इंग्लैंड में पढ़ने लग जाएंगे। इस तरह की राजनीति चल रही है। मतलब जितना झूठ बोला जाए, झूठ बोलो, बोलते रहो, हंसते रहो, फोटो खिंचवाते रहो, यही चल रहा है। साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल पोची।